गालियां देना, ये सब सड़क छाप लोग सदन में रहने लायक थोड़ी है। इनको तो जनता जवाब देगी। पूर्ण विश्वास से कह रहा हूं आपको, 160 सीटें लेकर के आएगी महागठबंधन और सरकार हम लोग बनाएंगे। जो बंदर माठ किया है इन्होंने, सत्ता की मलाई चाटी है, उसका भी जवाब देगी। साल 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था और इस साल फिर से बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। मॉनसून सत्र खत्म हो चुका है और लगभग सभी पार्टी के विधायक अपने अपने क्षेत्र या तो जा चुके हैं या जाने वाले हैं। अभी हमारे पास ओबरा से आरजेडी के विधायक ऋषि यादव हैं, जिनका दावा है कि क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है। उनसे जानेंगे कि चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारी है, मॉनसून सत्र में जो कुछ हुआ उसको वो किस रूप में देखते हैं और चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं। सर, सबसे पहले मॉनसून सत्र में जो इस बार हमें देखने को मिला, चाहे सम्राट चौधरी की ओर से कहा गया, चाहे आपकी पार्टी के कुछ नेताओं की ओर से कहा गया, और तेजस्वी यादव ने तो इतना तक कह दिया कि उनकी जान को खतरा है। किस रूप से देखते हैं इस बयान को? आप देखें, खुले तौर पे जो है एनडीए के जो लोग हैं, जनक जी हैं या सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम हैं, फिर विजय सिन्हा जी डिप्टी सीएम हैं, आपने देखा होगा किस तरीके से ये आक्रामक हो रहे थे जब तेजस्वी जी इनकी पोल पट्टी खोल रहे थे हाउस के अंदर, सदन के अंदर, जब एसआईआर के मुद्दे पे चर्चा हो रही थी। तो वो बता रहे थे कि किस तरीके से जो है और किसका किसका रोल जो है संदेहास्पद है, और चुनाव आयोग की उन्होंने बात की, और ये लोग चुनाव आयोग के वो बन गए प्रवक्ता। ये लोग चुनाव आयोग के प्रवक्ता बन के उसको डिफेंड कर रहे थे, क्योंकि ये जो साजिश एसआईआर के तहत जो हो रही है, जिसमें वोटर लिस्ट से जो नाम काटे जा रहे हैं, अब ये कहते हैं कि अभी तो किसी का नाम कटा ही नहीं है, लेकिन आप टाइमिंग देखिए, आपने किस टाइम पे स्टार्ट किया है ये? जस्ट विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले, जब लोग ऑलरेडी क्षेत्र में जा चुके हैं चुनाव की प्रक्रिया में, तब आप ये एक्सरसाइज कर रही है चुनाव आयोग जो है। तो ये संदेहास्पद है, जिसके ऊपर बयान दिया जा रहा था हाउस में, जिसपे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जो है उस पर बयान दे रहे थे। अब बताइए, उसी सदन में माँ बहन की गाली देना जनक जी द्वारा, सम्राट चौधरी जी का बिल्कुल प्रहार करना, और जिस तरह की बात करना, मैं तो बोल भी नहीं सकता हूँ माइक के ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं उनकी झुंझलाहट, और जो उन लोगों ने सत्ता का बंदर माठ किया, खाली बैठ के कोई काम नहीं किया जनता के लिए, या वो बात, और नहीं तो अपनी नाकाबिलियत को छुपाने के लिए अक्सर लोग एग्रेशन का समर्थन करते हैं या उसको अपनाते हैं एग्रेशन को। जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता या कुछ डिफेंस के लिए नहीं होता, तो वो इस तरह का स्टैंड लेते हैं, गालियां देना। ये सब सड़क छाप लोग सदन में रहने लायक थोड़ी है। इनको तो जनता जवाब देगी, इनके आचरण का जवाब भी देगी, और इनके जो है जो क्रियाकलाप हुए हैं, जो बंदर माठ किया है इन्होंने, सत्ता की मलाई चाटी है, उसका भी जवाब देगी। तो सदन में जो हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, और उनके द्वारा प्रवोक करने के बाद इधर के कुछ सदस्यों ने भी तल्ख में आए और अनुचित बातें रखी, जो कि वो भी गलत है। पर मेरे ख्याल से सत्ता, पहली बार देखा जा रहा है कि सत्ता के लोग सदन नहीं चलने देने का पूरा प्रावधान करके घूम रहे हैं। एसआईआर पे आपने सवाल उठाया है, चुनाव कुछ ही महीनों में चुनाव होना है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों तेजस्वी यादव हों या इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता हैं, सबका यह आरोप है कि एक साजिश के तहत इंडिया गठबंधन के समर्थकों का और एक खास समूह के मतदाताओं को टारगेट किया जा रहा है। तो आपको अपने विधानसभा से इस तरह की कैसी इनपुट है, लोगों को किस तरह की परेशानियां हो रही है? देखिए, मेरे विधानसभा में भी मुझे नॉलेज में आया कि खास करके अल्पसंख्यक भाई जो है हमारे, जो बाहर काम करते हैं, वहाँ से भी मुझे खबर आई कि जो फॉर्म है, जैसे परिवार के 11 सदस्य हैं मान लें, तो फॉर्म जो है सिर्फ 4 दिया गया, 4 लोगों का फॉर्म आया, बाकी को कहा गया कि फॉर्म जो है आपके हम भिजवा रहे हैं। और ऐसे ही जो है कुछ दलित टोले हैं हमारे यहाँ, और जैसे हमारे यहाँ कुछ ऐसे कामगार हैं
जो दूसरे प्रदेश में जाके काम कर रहे हैं, लेबर का काम या मजदूरी का काम कर रहे हैं, उनके यहाँ से भी मुझे ये खबर आई कि परिवार के मान लीजिए 5 सदस्य हैं या 6 सदस्य हैं, तो सिर्फ 2 या 3 फॉर्म लोगों का फॉर्म पहुंचाया गया ब्यूरो द्वारा। तो ये अपने आप में फिर डाउटफुल हो जाता है, यानी कि आपने अधूरा काम पहले ही कर दिया है और फिर आप ये कहेंगे कि भाई इनका तो फॉर्म जमा ही नहीं हुआ, आपने दिया कहां जो जमा होगा। तो इस तरह की जानकारी मुझे मिल रही है। तो ये पूरी साजिश है कि जितने गरीब लोग हैं या प्रवासी हैं जो कि पलायन का शिकार सरकार की नीतियों के कारण नहीं हुए हैं, अगर वो रोजगार यहां मिलता होता तो वो अपने स्टेट को छोड़कर क्यों जाते बाहर। तो ऐसे लोग आक्रोशित हैं और सरकार को भी आईबी की या पता नहीं जो भी उनकी खुफिया एजेंसी, उनको रिपोर्ट मिल चुका है कि प्रवासी जितने भी बिहार वासी हैं वो आपके एकदम डेड अगेंस्ट हैं। तो बस उसमें ऑपरेशन लोटस चालू है, चुनाव आयोग बस एक माध्यम है। साल 2020 में आप चुनाव जीत के आते हैं, नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन होता है, आप अपने दम पर जीत के आते हैं। 5 साल बीत चुका है, परीक्षा की घड़ी आ चुकी है, क्या डर है, दिल दुख दुख कर रहा है? दुख दुख तो उनका कर रहा है जो देख रहे हैं कि मैं वापसी कर रहा हूं वापस। मेरे सामने ये एनडीए तय नहीं कर पा रहा कि मेरे सामने कौन सी पार्टी लड़ेगी, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। हम तो क्लियर है अपनी पार्टी की तरफ से कि हम लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ से क्लैरिटी नहीं कि जदयू लड़ेगा कि लोजपा लड़ेगा कि भाजपा लड़ेगी। कौन मैदान में आएगा अब तो देखना पड़ेगा ना। मैं पूरा आश्वस्त हूं, मैंने 5 साल जनता की सेवा की है, मैंने जनता का काम किया, उनके दुख में हमेशा खड़ा हुआ हूं, सुख में बेशक नहीं जा सका लेकिन उनके दुख में हमेशा खड़ा हुआ हूं। ये हमेशा जो है जनता इस चीज को देखती है और मुझे पूर्ण भरोसा है कि मेरे विधानसभा की जनता जो है फिर से आशीर्वाद मुझे देगी। चिराग पासवान का उस सीट पर दावा है तो संभावना है कि वो अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। अगर बीजेपी कैंडिडेट उतरती है तब, या जेडीयू उतरे या चिराग उतरे, आपके लिए टफ फाइट कौन रहेगा? मेरे लिए कोई भी फाइट टफ फाइट नहीं है और कोई भी फाइट इजी फाइट भी नहीं होता। किसी भी चीज को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। जो आए इन तीनों में से, मैं तो तीनों को एक ही नजर से देखूंगा, एक ही गठबंधन के लोग हैं। अब सिंबल कमल लगा के आ जाए या कोई और सिंबल लेकर के आ जाए, तीर लेकर के आ जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो लड़ना ही है और जो है, और जनता को पता ही है कि मेरा सिंबल कौन सा है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलते चलते एक सवाल और, क्या चुनाव के बाद फिर से आप लोग नीतीश कुमार से मिल सकते हैं? क्योंकि आज जदयू के एक सांसद का दावा है कि अगर सीएम फेस को लेकर बीजेपी और जदयू में अनबन होती है तो वे महागठबंधन की ओर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, मुझे ये पता है कि हम एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है वो एनडीए के हिस्सा है। हमें उनसे लड़ना है, हमें उनके गठबंधन से, ठगबंधन से उनके लड़ना है। ऐसे में सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई इधर आए या उधर जाए। अभी तो आमने सामने की लड़ाई है, अभी लड़ाई में देखिए क्या परिणाम निकलता है और बाकी संभावनाएं जो हैं वो तो लड़ाई के रिजल्ट के बाद ही आती है। तो उसके पूरा कॉन्फिडेंट है कि आप जीत रहे, निकल रहे हैं? पूर्ण रूप से, मैं पूर्ण विश्वास से कह रहा हूं आपको, 160 सीटें लेकर के आएगी महागठबंधन और सरकार हम लोग बनाएंगे। यानी तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री बनना तय है? उनको कोई ताकत नहीं रोक सकती इस बार मुख्यमंत्री बनने से। वो सिर्फ और सिर्फ किसी जात के, किसी पात के, किसी वर्ग के, किसी धर्म के नेता नहीं है। वो पूरे लाखों करोड़ों बिहार वासी जो हमारे युवा हैं उनके भविष्य के नेता हैं वो, इसलिए वो आएंगे ही आएंगे। तो ये थे ऋषि कुमार, जिनका दावा था कि ओबरा की जनता सिर्फ और सिर्फ उनके साथ है। कैंडिडेट भले जो हो, जिस पार्टी के हो, उन्होंने जनता के लिए काम किया है, इसीलिए जनता सिर्फ और सिर्फ उन्हें चुनेगी। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर